भारत में इतने प्रधानमंत्री हुए, तरह तरह के प्रधानमंत्री हुए, तरह तरह की विचारधाराओं के प्रधानमंत्री हुए, जी लेकिन किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा और किसी प्रधानमंत्री के कारण भारत का इतना अपमान भी कभी नहीं हुआ। जी और न केवल भारत का अपमान बल्कि भारत का जो पत्रकार जगत है, भारत का जो मीडिया जगत है, उसका जी भी अपमान हुआ। उसको भी जब जब अब नॉर्वे की एक पत्रकार खड़े होकर कहती है कि नॉर्वे में प्रेस स्वतंत्रता दुनिया में नंबर 1 पर, नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है, तो उसमें एक अनकहा ये भी है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता या तो बिल्कुल नहीं है या जो है वो भी संदिग्ध है। जी। हाँ, तो जो हेली लिंड ने जो सवाल उठाया वहाँ पर, जब प्रधानमंत्री अ, संयुक्त वक्तव्य के बाद जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आर यू नॉट गोइंग टू टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम अस? प्रधानमंत्री इधर देखा भी नहीं, वहाँ चले गए। फिर एम्बेसी ने कहा कि भाई आपको सवाल पूछने हैं तो आप रेडिसन होटल में आके पूछ लीजिए, वहाँ हम प्रेस ब्रीफिंग आयोजित कर रहे हैं। वहाँ पहुंचे, जब वहाँ सवाल पूछना शुरू किया तो जो प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व कर रहे थे जॉर्ज साहब, वो बिल्कुल भड़क गए। एम्बेसी की दफ्तर एम्बेसी में काम करते हैं, वो भड़क गए और तमाम पता नहीं क्या क्या कहने लगे। उन्होंने भी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो आप सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं? भाषा आपके पास है, प्रधानमंत्री के पास तो चलिए भाषा नहीं है, उनके सामने दिक्कत होती है, वहाँ सवाल अंग्रेजी में पूछे जाते हैं, तो उनको या तो वो हिंदी में जवाब दें। तो सोचते हैं हिंदी में अगर जवाब देंगे तो भारत के अंग्रेजीदा लोगों पे हमारा रुतबा नहीं पड़ेगा। उससे मन में एक संकोच पैदा होता है कि हम दोयम दर्जे के आदमी माने जाएंगे। जो लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते, भले ही हिंदी के समर्थक हों, लेकिन अंग्रेजी न बोल पाने का अपराध बोध उनके अंदर होता है, बहुतों के अंदर। तो प्रधानमंत्री हमारे उनमें से एक। अब समस्या ये है कि जो जॉर्ज साहब थे, वो तो विदेश सेवा के लोग बंदे थे, उनके पास तो भाषा होती है, वो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो बिना किसी को आहत किए हुए अपनी बात कह सकते हैं और वो शिष्टता के साथ निकल सकते हैं। उन्होंने जो किया बिल्कुल अनावश्यक था। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जो छूत है, मतलब वो विदेश सेवा के अधिकारियों को भी लगने लगी है। शीतल जी, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये भारत के मीडिया संसार के ऊपर भी एक टिप्पणी है और हमारे प्रधानमंत्री जब यूरोप जाते हैं, खास तौर से जो लोकतंत्र हैं, जहाँ पे प्रेस आज़ाद है, वहाँ पे वो जिस बुरी तरीके से फँसते हैं और भारत की बदनामी कराते हैं, उसके ऊपर भी एक टिप्पणी है। जी। देखिए, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस का सामना नहीं कर पाते कहा जाए। भारत में भी नहीं करते वो। पहले वो खूब दहाड़ते थे जब वो मुख्यमंत्री थे और देश के लिहाज से विपक्ष में थे, उनका दल विपक्ष में था। लेकिन अब वो तब भी वो वैसे प्रेस में सामने इंटरव्यू वगैरह में कई बार प्रसंग है जिसमें वो प्रेस का सामना नहीं करते थे या उसमें कुछ इस तरह की चीज़ करते थे जो आजकल वीडियो के तौर पर, क्लिप्स के तौर पर बहुत चलती हैं उनके बारे में। दरअसल उनमें एक जैसा लगता है इस सब से, जैसा हो सकता है कि इसके अलावा कुछ हो, लेकिन जो हमें लगता है वो सफलता तो उन्हें बहुत मिल गई है। चुनावी तौर पर भारत में बहुत सफल हैं। उन्होंने ऐतिहासिक नतीजे अपने दल के लिए और अपने लिए हासिल किए हैं। लेकिन उनमें एक हमेशा वो हीन भावना है जो आपने अभी कहा कि हिंदी एहसास बोलने कमतरी वाले है। जी। बहुत से लोगों में रहती है। और वो ये रहती कि जब अगर उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, और दूसरी ओर उनका जो महिमा मंडन है, जो उनकी पूरी प्रचारशाला है, उसने उनके बारे में जो कुछ उनको बना के रखा हुआ है, उन दोनों में बहुत बुनियाद का अंतर है। उनके मामले में ये तो सही है कि बहुत सारी चीज़ें मिथक हैं। अब उसमें कितना सच है कितना नहीं है, या एकदम ही गल्प है या टोटल झूठ है। जैसे बचपन में वो मगरमच्छ पकड़ने की उनकी एक कथा पुस्तकों तक में प्रकाशित करा दी गई है और कभी न उसका खंडन आया, न मंडन आया, न सफाई हुई, वो चल रही है। और बहुत सारे हमारे देश में मूर्खों का एक बहुत कमाल का रेवड़ है जो किसी भी चीज़ को निगल सकता है और उसको स्वीकार कर सकता है, तो वो तो कुछ भी स्वीकार कर लेता है। तो पेड़ वडनगर के तालाब में दूर-दूर तक मगरमच्छों का कोई ताल्लुक नहीं, कभी नहीं रहा। जी। यहाँ तक जाने की कहाँ आवश्यकता उनको सबको है। हुँ, एक मूर्ख जो अपने को पत्रकार कहता है, कल उसने उनकी प्रशंसा में एक ट्विटर पे लिख दिया था, इतने पुरस्कार तो कभी किसी राजनेता को दुनिया में नहीं मिले, टाइप कुछ प्रशंसा में लिखा था। तो हुँ, मैंने उसके नीचे इसको चैट जीपीटी को कहा कि भाई दुनिया में इस तरह के पुरस्कार मिलने के बारे में तुम्हारी क्या समझ है?
तो उसने एक बड़ा लंबा लेख भेज दिया। तो मैंने कहा लेख की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तुम बुलेट पॉइंट्स में बताओ कि दुनिया में और कौन कौन से नेता रहे हैं, ये है वह। तो उसने उसकी भी एक लिस्ट दे दी, उसमें भारत के भी 2 लोगों के नाम थे, नेहरू जी और इंदिरा गांधी, और बाहर के थे ही। तो मैंने कहा अच्छा तुम इसका एक चार्ट बना दो, मुझे ट्विटर पे लगाना है। तो खैर उसने बेचारे ने एक पोस्टर बना दिया, तो वो पोस्टर मैंने उनके कमेंट के जवाब में लगा दिया। उसमें क्वीन एलिजाबेथ को तो शायद 250 से भी ज्यादा बार पुरस्कार दुनिया भर ने दिए। सब गुलाम थे तो सब पुरस्कार ही देते थे। और नेल्सन मंडेला को, और हाँ नेल्सन मंडेला को 250 से ज्यादा पुरस्कार मिले हुए हैं, दुनिया के सारे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उनको मिले हुए हैं। वो ओबामा को बहुत मिले हुए हैं, नेहरू जी को मिले हुए हैं, इंदिरा गांधी को मिले हुए हैं। और उसमें फिर उसने व्याख्या भी लिखी, उसने कहा ये सब तो ये बिजनेस होता है, दुनिया जो है आपको पटाने के लिए सब करती है, तो मार्केटिंग गिमिक है, ये सब भी लिख दिया उसने। हमने कहा चलो इसको तुम सरल भाषा में कर दो, तो मैंने उनके यहाँ लगा दिया। तो इतने प्रचंड मूर्ख निकले कि उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं है। मैंने उसके नीचे विकिपीडिया से वो नेल्सन मंडेला को ज्यादा चैलेंज कर रहे थे कि वो तो जेल में रहे थे, उनको इतने पुरस्कार कहाँ से मिल गए। तो मैंने विकिपीडिया की कॉपी वहां लगा दी कि भाई लो पढ़ो लिखो, कुछ क्या बताया जाए। लेकिन यही भारतीय पत्रकार है, और ये लोग देश को बताते हैं, समाज को बताते हैं, इसीलिए हम 157वें नंबर पर है। वो उस महिला ने ट्वीट भी किया, वो जिसका आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा मुझे। जी, तो उसने एक ट्वीट किया बाकायदा, उस ट्वीट में लिखा कि ये नॉर्वे नंबर 1 है दुनिया में और भारत 157वें पर है। और क्यों है ये मेरी समझ में आ गया। और उस ट्वीट को फिर मतलब वो तो लाखों में चला गया, करोड़ों में जा रहा होगा या पहुंच गया होगा, पता नहीं। तो उस पर मैंने भी फेसबुक पे पोस्ट लिखी। तो भारत में तो ये तो सही है कि मोदी जी के जमाने में डिटेरिएशन चीजों का, जिसमें की स्वतंत्रता और हमारी स्वतंत्रता और देश में लोकतंत्र शामिल है, इतना तेज और इतना खतरनाक पतन हुआ है कि वापसी संभव ही नहीं। और हम इसी तरह से मजाक के पात्र ही बन सकते हैं जो हम बने। दुनिया के उन देशों में गए जो लोकतांत्रिक तौर पर सर्वश्रेष्ठ है। मुझे इसको कहने में कोई हिचक नहीं है कि स्कैंडिनेवियाई देश जो है वो दुनिया में जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था उन सबके यहाँ है। तो उनके यहाँ तो उससे पहले जो नेदरलैंड ये गए थे, तो नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर से तो वहां की प्रेस ने पूछ लिया था कि आपने इनसे पूछा कि नहीं पूछा कि क्या नाम इनके यहाँ प्रेस स्वतंत्रता का ये हाल क्यों है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह का वहां दमन चक्र क्यों चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं हमने पूछा है। बाद में भारत में सफाई उसकी दी गई कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री से ऐसी कोई बात नहीं हुई। अरे बात हुई नहीं हुई इसका क्या जवाब है, ये बताओगे कभी। और कल जो हुआ, जो आपने सही कहा, प्रेस अटैची जो बैठे थे सज्जन, क्या मतलब। लेकिन अब इस दौर में कुएं में भांग ही पड़ी हुई है। वो 1947 में हमने संविधान बनाया और हमने महिलाओं को पहला वोटिंग राइट दिया और ये सब गल्प गाता रहा बड़ी देर तक। वो लड़की बार बार पूछती रही कि मैं पूछ ये बताओ कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते सवालों का। तो जवाब क्या देता वो। तो कुल मिला जुला के हमारे दूतावासों का तो अब हाल ये हो गया है, क्योंकि थोड़े बहुत प्राइवी हूं मैं चीजों का, आप भी हैं, हम सब लोग हैं, कि सारे दूतावासों को बीजेपी के दफ्तर में तब्दील कर दिया गया है। उनके काम ये है कि जब प्रधानमंत्री जाए वहां, और न भी जाए तब भी, इंडियन डायस्पोरा में जो बीजेपी समर्थक हो उन लोगों को संपर्क में रखिए। और कभी किसी देश में प्रधानमंत्री जाए तो वहाँ ढोल तमाशा करने के लिए ले जाइए उनको, उनसे नारे वारे लगवाइए। कुछ हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उन सब पर कोई कार्यक्रम हो तो उसमें से मोदी जी को सर्वश्रेष्ठ बताइए। और इस तरह की क्लिप्स एएनआई को प्रोवाइड कराइए, एएनआई देश में बताए, देश के टीवी देश को बताएं और सब मिलके इस देश को मूर्ख बनाएं। ये जो योजना है इसको सफल करने में हमारे सारे दूतावास बहुत ही मतलब बेशर्मी से लगे हुए हैं। और इसमें इतनी कथाएं हैं कि उन सब का वर्णन करने पे एक दो क्या कई कार्यक्रम उसमें जा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो उन लोगों को झंडी उंडी लगाने तक में इस्तेमाल किया जाता है जो पॉलिटिकल काम है। तो खैर, तो ये जो हुआ इसने फिर एक बार, इसके पहले जब ट्रंप साहब के सामने एक बार पड़ गए थे मोदी जी, और वहां प्रेस ने एक सवाल पूछ लिया था, वो वीडियो भी आज चल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग हकलाने लगे थे और फिर वो भी अतीत में चले गए थे कि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम। अब बताइए, सवाल हो रहा है की आजादी पर, आप वसुधैव कुटुंबकम और वेद में क्या लिखा है और पुराण में क्या लिखा है ये बताने लगी है।
तो वो ट्रंप समझ गए थे, तो ट्रंप ने क्वेश्चन लेके अपना रिप्लाई दे दिया था उस समय, वो वीडियो भी मौजूद है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की योग्यता के बारे में हमारा मूर्ख रेवड़ मंडल चाहे जितना अनभिज्ञ हो, दुनिया दुनिया उनके बारे में जानती है। और दुनिया को आजकल किसी के बारे में जानने में आजकल तो बड़ा सरल है, सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ पता किया जा सकता है, सब कुछ। हम भी ट्रंप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और वहाँ के पश्चिम के किसी भी राजनेता के बारे में जानना चाहे तो जान सकते हैं। तो हमारे नेता के बारे में चीज छुपी रहेंगी, ऐसी गलतफहमी उन्हीं को हो सकती है जो भाई भक्त मंडल के सदस्य हों। सामान्यतया हम हंसी के पात्र हैं, और उसके हमारे आंकड़े मौजूद हैं। इस समय हमारा अब जो नए कार्यक्रम, हमारे आर्थिक कार्यक्रम हमारे देश में भी हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंग्रेजी चैनलों पर ही ज्यादा हो रहे हैं, या अंग्रेजी माध्यम में ही हो रहा है। वो ये बता रहे हैं कि अब तो हम 2-3 महीनों से माइनस में शुरू हुए हैं। अब जितना डॉलर हमारे यहाँ से निकल रहा है उतना हम अर्जित नहीं कर पा रहे, और ये परिस्थिति अगर 6-8 महीने रही तो हमारी हालत क्या होगी, हम उसका अभी बहुत तखमीना भी लगाने की स्थिति में नहीं। और कठिनाइयां तो हमारी बहुत विकराल आने वाली हैं, जो मोदी जी एक तरह से बोल के यहाँ से गए ही थे। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, खाना कम खाओ, तेल कम लगाओ, घी कम खाओ, इत्यादि इत्यादि जो उसमें था, वो सब परिस्थिति का बयान करने के लिए काफ़ी है। और आंकड़े उस पर रोज एक एक नई नई तह लगाते जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला के इस दौरे में जो भी प्रधानमंत्री जी ने सोचा हो और जो भी उनका हासिल रहा हो, स्कैंडिनेविया से हमारा कोई बहुत व्यापार नहीं है। एक जमाने में तो था जब वो स्वीडन वाली वो फोर्स गन का सवाल आया था, वो सब भी दिन बीत गए। तो अब वो नए सिरे से वो भी चाहते थोड़ा बहुत बाजार उनको भारत में मिले, सबको मिल रहा है तो भारत को क्यों ना मिले। तो जाहिर है कि वो स्वागत वागत करेंगे ही, पुरस्कार भी दे देंगे कि भाई बाजार दो, पुरस्कार लो। ये तो खैर एक व्यापार है, वो कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज हमारी प्रतिष्ठा का जहां तक सवाल है, वो आपने जो इंट्रो में कहा, उससे असहमति करने का मेरे पास कोई तर्क नहीं है, बल्कि मैं उसमें सहमति में ये और कह सकता हूं कि उससे भी ज्यादा गई गुजरी प्रतिष्ठा हमने अर्जित कर ली। देखिए, अब जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका में, एक तो मीडिया के दो हिस्से हैं अमेरिका में। एक वो हिस्सा है जो कि पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है, और दूसरा हिस्सा वो है जिससे डोनाल्ड ट्रंप की रनिंग बैटल लगातार जद्दोजहद होता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खड़े होकर कहते हैं यू आर फेक मीडिया वगैरह वगैरह, ये सब कहते हैं। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस चले जाने के लिए कहते हैं। लगातार ये विवाद होता रहता है। अच्छा, भारत जो है वो इस मामले में एक नए चरण में पहुंच गया है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती है प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। पत्रकार तो अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री कहाँ है। अब ये जिस तरीके से इसको किया गया है, इसका एक छोटा सा इतिहास है, और वो इतिहास ये है कि जब प्रधानमंत्री गुजरात में मुख्यमंत्री बने, उसके तुरंत बाद ही वो मुसलमानों के खिलाफ 2002 में एक बड़ा संहार हुआ, एक तरफा संहार हुआ मुसलमानों का। इसको दंगा कहना गलत है। एक तरफा मुसलमानों तो हिंदुओं को तो मारा नहीं था उस कार्यक्रम, उस पूरे प्रोग्राम में मतलब। तो उसमें मीडिया ने बड़े पैमाने पर उसको कवर किया, राष्ट्रीय मीडिया ने, गुजराती मीडिया ने बहुत कवर किया। उससे प्रधानमंत्री की छवि बहुत खराब हुई। इनका यूएस ने इनका वीजा छीन लिया, और वो बहुत इनकी छवि बहुत खराब हुई। तब से ये इनको मानना था कि अगर भारत में सफलतापूर्वक आपको राजनीति करनी है तो मीडिया के एरिया को कैप्चर करना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने, इन्होंने उसके लिए हाथ पांव मारना शुरू किए, टटोलना शुरू किया कि मीडिया कैसे कैप्चर किया सकता है। शुरू में विधियां नहीं पता थी मीडिया कैप्चर करने की, इसलिए उन्हें थोड़ी देर लगी। लेकिन जब इनकी समझ में आ गया तो इन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कई 7-8 मीटिंगें की बड़ी बड़ी, और इनको एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल बताया कि मीडिया को कैसे कैप्चर किया जा सकता है, और उस पर अमल करते हुए मीडिया को बाकायदा कैप्चर किया गया। और साल 1.5 साल के अंदर, यानी 2019 तक आते आते, उससे कुछ पहले ही भारत का मीडिया जो है वो 100% कैप्चर हो गया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो कुछ भी नहीं होता, आप समझ लीजिए। अगर सोशल मीडिया ना होता तो आज की तारीख में कुछ भी नहीं होता। अब इसमें कोई अपवाद नहीं रह गया है। इसके अंदर हालत, एंकरों की हालत ये है, कुछ को मालिकों के जरिए कैप्चर किया गया, कुछ को लोगों के जरिए कैप्चर किया गया, कुछ को विचारधारात्मक तरीके से हिंदुत्व के दावे से कैप्चर किया गया।
किसको किसी को डरा धमका के कैप्चर किया गया, जो नहीं कैप्चर हुए उनको फ़ोन करके बाकायदा मालिकों के दबाव में मैनेजमेंट के दबाव में नौकरी से निकाल दिया गया। हम उन पत्रकारों के नाम जानते हैं, हम चाहें तो अभी इनको कह भी सकते हैं, हमारी उंगलियों पे हैं उन पत्रकारों, ना वो सब बड़े पत्रकार हैं। तो वो इस तरीके से अब सब कुछ, अब हालत तो ये है कि ये लोग अपनी प्रस्तुतियों में भी सरकार का और मोदी जी का यशोगान करते रहते हैं, और जब घर जाते हैं तो अपने खाली समय में इन्हें जो रीलें और ट्वीट्स थमाए जाते हैं मोदी जी के प्रचार तंत्र द्वारा, ये उनको फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये सुबह सोने से पहले ये काम करते हैं और सुबह पॉटी में बैठ के भी यही काम करते हैं ये लोग। और ये इनकी स्थिति है इन तथाकथित पत्रकारों की। अब हालत ये है कि धीरे धीरे ये पत्रकार कहे जाने के अधिकार से भी वंचित हो गए हैं। ये वो अधिकार भी इनको नहीं दिया चाहिए। तो इस तरह का मीडिया कैप्चर दुनिया में और कहीं उपलब्धि नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता है जो कि यहाँ पर निकल कर आई है इस तरीके से। और मैं ये मानता हूँ शीतल जी, आप इस पे जरूर अपनी बात कहिए, इसीलिए मैंने भूमिका बनाई कि इससे मोदी जी को एक ऐसा लाभ है जिसका अभी तक हम लोगों ने आकलन नहीं किया है। एक तो वगैरह लाभ है, वो तो है ही। मतलब दूसरे ये है कि उनकी सरकार की कमियां जो कि अनंत हैं और बहुत खराब किस्म की सरकार चला रहे हैं, जिसमें कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत है। इन सब बातों की तरफ जो है कोई इनसे जवाब तलब नहीं होता है कहीं भी, और उसकी वजह से ही अपनी सरकार के खिलाफ मध्य वर्ग में, पढ़ा लिखा मध्य वर्ग जो मीडिया का उपभोग करता है, मीडिया को कंज्यूम करता है, उसके अंदर जो नाराजगी, उनके दिमाग में नाराजगी पैदा हो सकती है, उससे ये लगातार बचते रहते हैं। शीतल जी, बहुत आपने ठीक कहा। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगा। जरूर। ये जो आपने बताया ऐसे हुआ, इससे कुछ चीजें पहले से हैं। देखिए, हमारे यहाँ चूंकि सामाजिक जो विभाजन है हजारों साल से, हमारे यहाँ जो भी प्रिविलेज्ड पोजीशंस रही, चाहे ब्यूरोक्रेसी रही, चाहे मीडिया रहा, चाहे जुडिशरी रही, चाहे पॉलिटिक्स ही रही, इस सब में हमारे जो जाति के आधार पर विभाजित समाज है, उसमें सवर्ण जातियों को इसमें पहले मौका मिला, क्योंकि उनके पास पहले शिक्षा पहुंची, उनके पास पहले मौके पहुंचे, और इसलिए उनको ये चीज़ आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद तो बिल्कुल खुला मैदान मिला कि उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए इसमें अपने अपने कोकून फिट करके इस पर पहले से ही कब्जा उन्होंने कर रखा था। इससे फायदा दक्षिण पंथ को ये हुआ, क्योंकि जो इसमें लोग गए, क्योंकि वो प्रिविलेज कम्युनिटी से थे, तो जो प्रिविलेज्ड सवाल थे, राजा रानियों के सवाल थे इस देश में, धर्म के जो ऐसे सवाल थे, खान पान के सवाल थे, जो इन सब चीजों के बारे में अपना एक कंजर्वेटिव अप्रोच बचपन से लेके उसी में ग्रो हुए थे, और उसके बाद एक उनके सामने एक और बड़ा सवाल आ गया, क्योंकि साधन कम थे, देश गरीब था, कम लोगों को मौके मिल सकते थे, तो उसमें एक आरक्षण की व्यवस्था आई। उस व्यवस्था से उनको उन लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, बोलचाल, नौकरी करने की एक परिस्थिति आई, जिसको न करने की का अभ्यास उनको हजारों साल से घुट्टी में मिला हुआ था। तो उसकी वजह से एक बिना कहे हमारे यहाँ दक्षिण पंथ के लिए एक समर्थक वर्ग जुडिशरी में, मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिक्स में अपने आप सृजित होता रहा। इसलिए जब जब ऐसे आंदोलन इस देश में हुए जो कांग्रेस के विरुद्ध थे हमेशा, उन आंदोलनों में मीडिया बहुत क्रांतिकारी हमें नजर आता है भारत का। और हम 77 की बात करें, 89 की बात करें, या 12 की बात करें, 2012 की, अन्ना आंदोलन की, इन तीनों दौर में जो मीडिया का रोल क्रांतिकारी हमें दिखता है, वो उसमें बहुत सारा कारक ये सब था। और मोदी जी ने जब वो आपने उनका रेफरेंस बिल्कुल सही बताया, उस नरसंहार के दौर में 2002 के बाद जो उनकी छवि दुनिया में बनी, भारत में भी बनी, यहाँ तक कि उन्हीं के दल में उनके जो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल जी, वो भी इस राय के थे कि ऐसी स्थिति में उनको उस पद पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन अडवाणी जी वगैरह, जैसा आजकल बहुत सारी किताबों में और व्याख्यानों में ये सब आ चुका है कि अडवाणी जी की वजह से वो वहाँ बचे रहे। उसके बाद उन्होंने अपने उस परिस्थिति का जो गुजरात में के मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पक्ष में थी, यानी हमारे उद्योग जगत में भी जातियों का बड़ा रोल रहा है। पहले हमारे उद्योग जगत पे मारवाड़ियों का कब्जा था, लेकिन कलकत्ते से बंबई शिफ्ट होने के बाद जब हमारे उद्योग कलकत्ते से भगे, वहां कम्युनिस्ट आंदोलनों वगैरह की गति देखकर, और बंबई में शिफ्ट हुए, तो गुजरात से जुड़ा होने के नाते गुजराती व्यापारियों ने उस पर धीरे धीरे
उनकी सफलताएं उससे आगे बढ़ गई और मारवाड़ी पीछे रह गए। तो गुजराती व्यापारियों के समूह में मोदी जी ने या उनके जो भी योजनाकार थे, उन लोगों ने उस समय तक एक अमेरिकन एजेंसी ऐप को नाम की हायर कर ली थी 2006-7 में ही, जिसको बाहर टोरेंट नाम की कंपनी कहा जाता है, अभी मेरे पास तथ्य नहीं है, जो इनकी दोस्त है, उसने बाहर उसके लिए अरेंजमेंट्स वगैरह किए पैसे वैसे देने के, और उसने भारत में आके मोदी जी के महिमा मंडन का पूरा प्लान किया। तो उसने पहले 2009 तक के चुनाव का इंतजार किया, लेकिन आईटी सेल्स वेल्स और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इन सबको उसने तभी सृजित कर लिया था। और उसके बाद उसने जब 2009 में अडवाणी जी नहीं जीत पाए, तो इनका दावा यह हुआ कि अब तो प्रधानमंत्री के पद के लिए मोदी जी को दावेदार बना के पेश किया जाए। और फिर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात नाम की घटनाएं हर साल शुरू की, जिसमें सिर्फ कारपोरेट्स को बुलाते थे। और उसमें सबसे पहले 2011 में अनिल अंबानी ने ये नारा दिया कि ये तो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, और मोदी जी ने उसको बाहों में भर लिया स्टेज पर, और वहाँ टाटा वाटा सब मौजूद थे, और वहां से ये कैंपेन शुरू हो गया हमारे कारपोरेट जगत से कि ही इज द मतलब ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, राजा हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो। और फिर हमारे मीडिया में जो पहले से ही बीजेपी को ही चाहता था, तो उस समय अन्ना आंदोलन हुआ, तो उसने अन्ना आंदोलन के जरिए कांग्रेस की धुलाई शुरू की, और वो धुलते धुलते मामला यहाँ गया कि प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जी जैसा हो। और मोदी जी को उसने स्वीकार कर लिया था एक्चुअली 13-14 में, भले ही वो हथियार के तौर पे उस तरह से डेवलप नहीं हुआ जो आपने बताया कि आने के बाद उसको फैसला करके किस तरह से किया गया, लेकिन वो समर्थक तो बन चुका था और उसमें ये सारे तत्व शामिल थे। उसके बाद जब वो वक्त आया तो उन्होंने बिल्कुल देखा, और उनके बहुत से नेताओं ने कहा है कि हमने इन्हें झुकने के लिए कहा था, तो रेंगने लगे। हमारा मीडिया अपने आप उनके चारणों में बदल गया, और अब तो वो कटखना अल्सेशियन है सरकार की ओर से, जो जनता को काटता है, सवालों को काटता है, विपक्ष को काटता है, और किसी भी किस्म के प्रतिरोध को खुद ही नेस्तनाबूद करने के लिए आप कह सकते हैं कि मोदी जी की एक ब्रांच के तौर पे उनकी जो बहुत सारी शाखाएं हैं उनके काम के लिए, उसमें से उसने अपने को एक शाखा, एक डिपार्टमेंट है वो, जो डिपार्टमेंट मिस इन्फॉर्मेशन और इल्यूजन और अपने नेता की रक्षा करना, विपक्ष पे हमले करना, विपक्ष को एकदम नेस्तनाबूद करना, उसमें षड्यंत्र करना और पार्टी तोड़वाना और इस सब के तर्क गढ़ना, ये सब काम कर रहा है, वो एक बड़े पैमाने पे कर रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका तो ढंग से मूल्यांकन ही नहीं हुआ कि मोदी जी की जो सफलताएं हैं, राजनीतिक सफलताएं, उसमें इस पूरी प्रणाली का कितना हाथ है। और मैं आपसे सहमत हूं कि मैक्सिमम हाथ इसका है, क्योंकि ऐसी प्रणाली दुनिया में इसके अंश मौजूद हैं, इस जैसे कुछ टुकड़े मौजूद हैं, किसी में कुछ सिमिलरिटी मिलती है, किसी में कुछ, लेकिन एक कंप्लीट पैकेज जो भारत के मीडिया का है, ऐसा किसी प्रधानमंत्री को या किसी राजनेता को दुनिया में इतना सुसंगठित और इतना प्रतिबद्ध और इतना सक्सेसफुल मौजूद नहीं है। ये असाधारण है।